आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट सोशल साइंस रहेगा और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सीटेट सेकंड लेवल एग्ज़ाम के। पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ या फिर केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। यानी अहमदाबाद जो है उसको वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। तो इनमें से नीचे जो कारण दिए गए इनमें से कौन सा कारण है कि वहाँ पर वस्त्र उद्योग अच्छे से फलता फूलता है या फिर अच्छे से अपनी ज़रूरतों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार की औद्योगिक नीति। दूसरा ऑप्शन है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है भारत सरकार की औद्योगिक नीति वो समस्त देश के लिए होती है, वो किसी स्पेशल खास जगह के लिए नहीं होती। सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। तीसरा ऑप्शन है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तो अगर सस्ते दामों पर श्रम की बात की जाए तो श्रम अहमदाबाद से अलग भी भारत के अंदर काफ़ी जगहों पर और सस्ता उपलब्ध है। तीसरा ऑप्शन है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। चौथा ऑप्शन है तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो तूतीकोरिन जो है पत्तन ये आवश्यक नहीं है या फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कि इस पत्तन के कारण ही वहाँ पर उद्योगों का स्थापना की जाए, क्योंकि भारत में कहीं से भी माल ले जाना आसान है। तो आपका जो रीजन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, जिससे कच्चा माल उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके पास काली मिट्टी, इसके आसपास अहमदाबाद के आसपास काली मिट्टी का एक वृहत क्षेत्र जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, अहमदाबाद के आसपास ऐसा काली मिट्टी का क्या है, एक वृहत क्षेत्रफल है। यही कारण है कि वहाँ पर वस्त्र उद्योग अधिक लगे हुए हैं और उनसे कच्चा माल उनके लिए आसानी से प्राप्त होता है और वो वहाँ पर फल फूल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। बागान जो होता है वो वाणिज्यिक कृषि या फिर व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें इसको बागान को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है भूमि और पूंजी। दूसरा ऑप्शन है केवल पूंजी। तीसरा ऑप्शन है पूंजी और श्रम और चौथा ऑप्शन है श्रम और पूंजी। आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी भूमि और भूमि के साथ साथ पूंजी दोनों की ही भारी मात्रा में आवश्यकता होती है बागान के लिए, बागान की कृषि के लिए। बागान कृषि में अधिकतम उत्पादन दर के लिए भारी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार कृषि में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है ब्लैकफुट इंडियन है। पहला ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन ब्लैकफुट इंडियन कौन है। पहला ऑप्शन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला। दूसरा ऑप्शन है कनाडा में प्रवासी भारतीय। तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। तो ब्लैकफुट जो है ना ही तो ये काम करने वाला, ना ही ये शब्द कनाडा में जो प्रवासी भारतीय उनके लिए प्रयोग किया गया है, ये बल्कि एक जनजाति है और ये उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है। इसको ब्लैकफुट इंडियन कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है। ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका की एक देशी जनजाति है, जबकि उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति रेड इंडियन है। प्रमुख जनजाति रेड इंडियन है और रेड इंडियन के साथ साथ ब्लैकफुट इंडियन भी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ये मिलते जुलते हैं, दोनों के बाद इंडियन शब्द का प्रयोग क्या है तो इनमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ब्लैकफुट जो है वहाँ पर अमेरिका में पाई जाती है, जबकि जो सबसे प्रमुख मात्रा में जो हैं लोग वो रेड इंडियन जनजाति के हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण बढ़ने लगे। गिद्ध क्या मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जीव जंतुओं को। तो क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों ने मृत जीव जंतुओं को खाया और उनके खाने के बाद में गिद्धों को गुर्दे की बीमारी हो गई और वो उस बीमारी से मरने लगे।
जिनका उपचार खालिस्तान के साथ किया गया था। तो जो जीव जंतु मरे थे उनका उपचार किसी खास दवाई से किया गया था और उस दवाई का उनकी बॉडी में असर था। उनके मरने के बाद उनको गिद्धों ने खाया, उनका असर फिर गिद्धों के अंदर गया और गिद्धों के क्या है, गुर्दे के फेल हो काम करने बंद कर दिया और गिद्ध भी मर गए। तो वो दवा कौन सी थी? पहला ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, दूसरा ऑप्शन है डिक्लोफेनेक, तीसरा ऑप्शन है एल्ड्रिन, चौथा ऑप्शन है एस्पिरिन। आपका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी डिक्लोफेनेक नाम की दवाई जीव जंतुओं को उपचार के दौरान दी गई और वो जीव जंतु जब मरे तो उनको गिद्धों ने खाया और फिर गिद्धों की क्या किडनी फेल हुई। गिद्ध खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ये मृत जीवों को खाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या बड़ी तीव्रता के साथ घटी है, जिसका प्रमुख कारण उनका उन मृत जीव जंतुओं को खाना रहा है जिनका उपचार डिक्लोफेनेक दवा से किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय पाए जाते हैं। यानी जो पवन क्रियाएं, हवा जो चलती है और उनके साथ जो क्रियाएं होती हैं वो छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेगिस्तानों में, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ों में, तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में और चौथा ऑप्शन है पठारों में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। यदि कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानों की परतें हों तो पवन क्रिया द्वारा नीचे की कोमल चट्टानें अपरदित हो जाती हैं। ऊपर कठोर चट्टान है, उसके नीचे की जो चट्टान की जो परतें हैं वो कोमल हैं, तो जब हवा चलेगी तो सबसे पहले वो अपना असर कोमल चट्टानों पर करेगी और कोमल जो चट्टानें अपरदित होंगी, डेप्रिशिएट होंगी, जिससे क्या है, कठोर चट्टानें छतरी की भांति दिखाई देती हैं। नीचे से जो उनके जो कोमल चट्टान है वो निकल जाएगी तो वो अधर दिखेंगे छतरी की तरह। तो इस प्रकार जो ये क्रिया विधि या फिर ये प्रक्रिया जो होती है ये रेगिस्तानों में होती है, वहाँ पर हवाएं चलती हैं। छठा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? जब 1857 का विद्रोह हुआ भारत में तो इसके परिणाम में एक परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। वो परिवर्तन कौन सा था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। दूसरा ऑप्शन है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की ज़मीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य था उनमें क्या किया गया ब्रिटिश संसद में, उसमें एक कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। ये बदलाव किया उन्होंने अपने ब्रिटिश संसद में जब 1857 का विद्रोह हुआ। तीसरा ऑप्शन है इसका, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। चौथा ऑप्शन है देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो कौन सी क्रियाविधि की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सन 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। 57 में विद्रोह के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल गई थी और समावित पूरा किसने ले लिया था? ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था और ब्रिटिश सरकार ने एक अपने अलग एक कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कर दी कि ये भारत राज्य का सचिव रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। तो कैलिको अधिनियम जो पारित किया था वो किसके लिए किया था ब्रिटिश सरकार ने? ये 1720 में किया था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। चौथा ऑप्शन है कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने के लिए। तो जो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो कैलिको अधिनियम पारित किया था वो किसी भले कार्य के लिए नहीं किया था, बल्कि वो क्या था, प्रतिबंध लगाने के लिए किया था। इंग्लैंड में जो छापेदार जो सूती कपड़े थे जो छींट के उन पर छींट होती थी तो उनके उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए इस अधिनियम को पास किया था। सन 1720 में पारित कैलिको अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाई थी। सूती कपड़ों छींट टाइप में बिंदी बिंदी इस तरीके से होती है कपड़ों पर।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। ये आपको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर किस प्रकार की त्वचा उसको वर्षा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको तीर का निशान नीचे से पहले ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि आर्द्र वायु, यानी पानी को लेकर के जो वायु नमी युक्त वायु होती है, आर्द्र वायु, वो ऊपर उठती है, उसको आर्द्र वायु बोलते हैं, जिसमें नमी होती है। तो ये वायु पानी को अपने साथ लेकर के ऊपर की तरफ उठ रही है। ऊपर फिर क्या है, बादल है, बादल में पानी जमा होता है और वहाँ से फिर संघनित हो रहा है, संघनित होकर फिर तीर के निशान यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, फिर वो क्या है, नीचे की तरफ बारिश हो रही है। जबकि ये साइड में जो दिखाई जा रही है वो पर्वत दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, पर्वत के ऊपर ये वर्षा हो रही है, पर्वत के साथ साथ वायु ऊपर जाती है आर्द्र वायु और पानी संघनित होकर के फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है वही पर्वत पर। तो ये क्या कहलाएगी, पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। पहला ऑप्शन है संवहनी वर्षा, दूसरा ऑप्शन है सम्मुखीय अग्र वर्षा, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, चौथा ऑप्शन है चक्रवाती वर्षा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी पर्वतीय वर्षा। चित्र में आर्द्र वायु पर्वतों के ऊपर की ओर चढ़कर बादलों को संघनित कर रही है, जिस कारण वर्षा हो रही है, अतः आरेख पर्वतीय वर्षा को दर्शा रहा है। 9वां क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो, उनमें बिजली की उत्पादन जो किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संगठन की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है परमाणुीय कंपन, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। तो इसमें क्या, नाभिकीय विखंडन के द्वारा यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से जो संयंत्र चलाए जाते हैं वहाँ पर उनका विखंडन किया जाता है, नाभिकीय विखंडन किया जाता है परमाणु का, और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। 10वां क्वेश्चन आज के लास्ट, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियाँ दी गई हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। एक तरफ सूर्य दिया गया है, दूसरी तरफ पृथ्वी दिखाई गई है और इस पर पॉइंट बनाए गए हैं, ए बी सी डी और ई पॉइंट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो दिन का प्रकाश है कौन से पॉइंट पर सबसे अधिक होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो डी पॉइंट है यहाँ पर क्या है, ये सूर्य की तरफ है थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर क्या है, दिन सबसे अधिक होगा, यहाँ पर प्रकाश सबसे अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी अपना एक्स पर 23/2 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आरेख में दी गई पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों में से स्थिति डी में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। तो आपका ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।